आरती ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा, सिर्फ एक दूसरे आदमी को इम्प्रेस करने के लिए। उसी दिन मैंने उसके मुझसे संपर्क करने के हर तरीके को डिलीट और ब्लॉक कर दिया। सब लोग हैरान रह गए। आखिरकार आरती और मैं बचपन से साथ बड़े हुए थे। मैं उसे 10 साल से भी ज्यादा समय से पसंद करता था और यहां तक कसम खाई थी कि उसी से शादी करूंगा। आरती गुस्से में मेरे सामने आकर बोली, क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? क्या तुम इतनी छोटी सी बात पर अपना एटीट्यूड दिखाना बंद कर सकते हो? तुम एक मर्द हो, है ना? लेकिन मैंने बस हल्की हासी भरी मुस्कान के साथ उससे पूछा, जिस दिन से एक दिन पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, याद है? तुमने किसी और से क्या कहा था? क्या मैं तुम्हें वो बात याद दिलाऊं? उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और वो एकदम चुप हो गई। आरती और मैं एक ही अस्पताल में पैदा हुए थे। बस वह मुझसे कुछ घंटे पहले इस दुनिया में आई थी। हमारे माता पिता एक ही गांव में पड़ोसी थे। जब हमारा पुराना मोहल्ला तोड़ दिया गया, तब हमें एक ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। आरती मुझसे पहले ही जल्दी बड़ी हो गई थी और बचपन में वो अक्सर अपनी लंबाई का फायदा उठाकर मुझ पर हुक्म चलाती थी, जैसे मैं उसका छोटा सा साथी हूं। मैं काफी शांत स्वभाव का था और अक्सर बीमार भी पड़ जाता था। जब मैं चौथी कक्षा में था, तब हमारी क्लास के कुछ लड़कों का नियमित निशाना बन गया। वे मेरी किताबें छीन लेते, मेरे पानी के कप में कचरा डाल देते और कभी-कभी पीछे से जोर से धक्का भी दे देते। मैं रोते हुए टीचर के पास मदद मांगने गया, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा, वे सिर्फ तुम्हें ही क्यों परेशान करते हैं, दूसरों को क्यों नहीं? शायद इसलिए, क्योंकि तुम उनके साथ घुल मिल नहीं पाते। इसमें तुम्हारी भी थोड़ी गलती है। उस दिन स्कूल के बाद जब मैंने अपने माता-पिता को सब बताया, तब आरती के पापा, लियो अंकल, हमारे घर आए हुए थे। उन्होंने मेरे चेहरे पर आंसू देखे और तुरंत अपने घर जाकर आरती को बुला लाए। अब से तुम अपने छोटे भाई अर्जुन के साथ स्कूल जाओगी, लियू अंकल ने उससे कहा। अगली सुबह आरती अपना बैग लेकर मेरे घर के दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। स्कूल पहुंचकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे क्लासरूम के अंदर ले गई। वह हमारी क्लास के ज्यादातर लड़कों से लंबी थी। जब उसने उस लड़के को पकड़ा जो मुझे तंग करने वाले ग्रुप का नेता था, तो उसे बाथरूम के पीछे वाली गली में घसीट कर ले गई। मैं उसके पीछे खड़ा था और देख रहा था कि कैसे एक लड़की ने पूरे लड़कों के ग्रुप को इतना पीटा कि वे रोने और चिल्लाने लगे। मैं चेतावनी दे रही हूं, अगर तुमने फिर अर्जुन को परेशान किया तो बहुत बुरा होगा। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसने मुझे भीतर तक हिला दिया। उसी पल हल्की हवा चली और उसके लंबे बाल उड़ने लगे। मैंने उसकी हल्की मुस्कान और चमकती हुई आंखें देखी। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उस उम्र में मुझे प्यार का मतलब नहीं पता था, लेकिन एक बात समझ आ गई थी। जब तक मैं उसे देख सकता था, मुझे खुशी महसूस होती थी। उस दिन के बाद बारिश हो या धूप, आरती हमेशा मेरे घर के बाहर मेरा इंतजार करती ताकि हम साथ स्कूल जा सकें। यहाँ तक कि जब वो बीमार होती और स्कूल नहीं जाती, तब भी पहले मुझे स्कूल छोड़ने आती और फिर छुट्टी से पहले मुझे लेने आ जाती। सुबह के ब्रेक में 10 मिनट का समय मिलता था और आरती जहां भी जाती, मैं उसके पीछे पीछे चला जाता। वह अक्सर झुंझलाकर हाथ हिलाती और कहती, अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे घूमते रहे तो अगली बार मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगी। लेकिन मैं कभी नहीं रुकता था। मैं खुशी खुशी उसके साथ चलता और हर कदम पर उसे आरती दीदी बुलाता। एक दिन स्कूल के बाद वह हमेशा की तरह मेरी क्लास के बाहर खड़ी नहीं थी। मैंने उन कमरों में उसे ढूंढा जहां वह अक्सर जाती थी, लेकिन फिर भी वह नहीं मिली। सिक्योरिटी गार्ड ने भी मुझे घर जाने को कहा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। मैं उदास होकर बस स्टॉप की ओर जा रहा था। तभी मैंने उसे पास की एक स्नैक शॉप पर बबलगम चबाते हुए देखा। वह मेरे पास आई, अब भी बबलगम फुलाते हुए, और शिकायत भरे अंदाज में बोली, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? फिर उसने अपनी जेब से एक टॉफी निकाली और मुझे दे दी। इस तरह समय गुजरता गया और आरती और मैं साथ-साथ बड़े होते गए। उस गर्मी में मेरी लंबाई अचानक बढ़ गई और मैं आखिरकार उसके बराबर हो गया। बाद में तो मैं उससे काफी लंबा हो गया। मैंने ध्यान देना शुरू किया कि वह मुझे अलग नजरों से देखने लगी थी। जब मैं उसकी गणित में मदद करता,
तो वह सवालों को नहीं देखती थी। वह बस मुझे देखकर मुस्कुराती रहती थी। जब बस में जगह नहीं होती और उसे खड़ा रहना पड़ता, तो मैं उसे चुपचाप मेरी यूनिफॉर्म का किनारा पकड़े हुए देख सकता था। हाई स्कूल की प्रवेश परीक्षा के बाद हम दोनों शहर के सबसे अच्छे स्कूल में चुन लिए गए। उसकी माँ मजाक में बोली, मैंने अर्जुन को बचपन से बड़ा होते देखा है। यह तो एकदम बढ़िया दामाद बनेगा। आरती, क्यों ना जब तुम दोनों कॉलेज पहुंच जाओ तो बात पक्की कर दें। मुझे पता था आंटी लियू मजाक कर रही थी, लेकिन आरती शर्माकर सीधे मेरे कमरे में भाग गई। घर के सभी बड़े लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया देख ली और मैंने भी। मुझे अपना दिल ढोल की तरह धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था जब मैंने जोर से कहा, मुझे आरती पसंद है। एक दिन मैं उसी से शादी करूंगा। सब लोग हंस पड़े और मुझे लगता है कि उसने भी कमरे के अंदर से ये बात सुन ली थी। लेकिन वह खास एहसास हमारे हाई स्कूल के आखिरी साल में आकर खत्म हो गया। आरती और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन हमारी कहानी का मोड़ हमारे हाई स्कूल के आखिरी साल के पहले दिन आया। उस दिन पूरी क्लास नई किताबों का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर एक लड़का खड़ा दिखाई दिया, जिसका चेहरा धूप की तरह चमक रहा था। क्लास टीचर उसे मंच तक ले गए और बोले, ये रोहित है, नया ट्रांसफर स्टूडेंट्स। फाइनल ईयर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उम्मीद है कि तुम सब इसे क्लास में घुलने मिलने में मदद करोगे। धूप सीधे उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह मुस्कुराया, पूरी क्लास की तरफ देखा और फिर उसकी नजर मुझ पर टिक गई। उसने कहा, मैंने एक दोस्त से सुना है कि इस क्लास में एक ऐसा लड़का है जो एक लड़की के पीछे पीछे हमेशा घूमता रहता है, जैसे उसका वफादार साइडकिक। पूरी क्लास में अचानक फुसफुसाहट और हैरानी की आवाजें भर गईं। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुश्किल से अपनी घबराहट निकली। मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे पता था कि पूरी क्लास मुझे ही घूर रही थी। इस टॉप रैंक वाले हाई स्कूल में आने के बाद मैं शायद ही कभी अपने पुराने स्कूल के किसी बच्चे से मिलता था। लेकिन शायद ही कभी का मतलब कभी नहीं नहीं होता। और जब भी किसी को दिखता कि मैं अब भी आरती के पीछे पीछे चलता हूं, तो वे पीछे से हंसते थे। लेकिन किसी ने भी कभी ये बात मेरे मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं की थी, आज तक। रोहित ने ताना मारते हुए कहा, सॉरी अर्जुन, मैंने ये भी सुना है कि तुम बहुत स्वाभिमानी हो। क्या ये सुनकर तुम्हें बुरा लग रहा है? उसने भौहें उठाई और मुझे उकसाने वाली नजरों से देखा। फिर बोला, लेकिन सच में तुम एक लड़के हो, हर समय एक लड़की के पीछे घूमना थोड़ा बेइज्जती वाला नहीं लगता? वो तुम्हारी माँ तो है नहीं, या फिर तुम किसी खास किस्म के इंसान हो? बस करो रोहित। आरती ने जोर से मेज पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। उसकी कुर्सी जोर की आवाज के साथ पीछे गिर गई। रोहित ने आखिरकार मेरी तरफ से नजर हटाई, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक नरमी आ गई। उसने शांत आवाज में कहा, क्या मैं गलत कह रहा हूं आरती? सच बताओ, तुम्हें भी काफी समय से उसकी ये चिपकू आदत परेशान कर रही थी, है ना? आरती ने अपने होठ कसकर भींच लिए, जैसे चुपचाप मान रही हो कि उसकी बात में सच्चाई है। तभी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर 3 बार जोर से डंडा मारा। रोहित आखिर चुप हो गया। टीचर बोले, एक सीट खाली है, जाओ वहां बैठो। उन्होंने इशारा किया और वह सीट आरती के ठीक बगल में थी। फिर उन्होंने कहा, इस साल तुम सबको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। ऐसी बचकानी और बेकार बातें दोबारा सुनना नहीं चाहता। फिर उन्होंने कुछ छात्रों को ऑफिस से किताबें लाने भेजा। बोलते बोलते उन्होंने मेरी तरफ एक खास नजर डाली। मैं समझ गया और बाकी छात्रों के साथ क्लास से बाहर निकल गया। जब मैं किताबें लेकर वापस आया तो एक ऐसा दृश्य देखा जिससे मेरा दिल बैठ गया। जो दो लोग कुछ मिनट पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, अब वे बहुत पास खड़े थे। रोहित ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। स्कूल खत्म होने के बाद आरती ने अपना बैग पैक किया और रोहित का हाथ पकड़कर क्लास से बाहर चली गई। मैंने उनकी दूर जाती हुई परछाइयों को देखा, फिर अपनी दराज से एक छोटा केक निकाला और बड़े-बड़े कौर मुंह में भरने लगा। वो आरती का पसंदीदा फ्लेवर था, बिल्कुल भी ज्यादा मीठा नहीं। आज जो कुछ हुआ था, वो बार-बार मेरे दिमाग में घूम रहा था और मेरे सीने में दर्द हो रहा था।
उसी दिन से रोहित हमारे बीच तीसरा इंसान बन गया और हमारा रिश्ता फिर कभी पहले जैसा नहीं रह सका। आरती और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उस साल सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। रोहित लोगों से घुलने मिलने में बहुत तेज था। ट्रांसफर होकर आए उसे बस कुछ ही दिन हुए थे और वह पूरी क्लास में घुल मिल गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह और आरती अचानक इतने करीब कैसे हो गए। मुझे बस इतना पता था कि उस हफ्ते से उसे अब मुझसे नाश्ता लाने की जरूरत नहीं रही। मैं तुम्हारे लिए स्टीम्ड बन लाया हूं। आज तुम्हारे दोनों पसंदीदा फ्लेवर लाया हूं, मैंने कहा और उन्हें उसकी मेज पर रख दिया। आरती सिर झुकाए अपने दराज में सामान व्यवस्थित कर रही थी। थैंक यू, लेकिन तुम इन्हें वापस ले जाओ, मैं पहले ही खा चुकी हूं। रोहित ने आधा खाया हुआ लोगन वाली चिपचिपे चावल की खीर का कटोरा उठाकर मेरे सामने कर दिया और घमंडी मुस्कान के साथ बोला, ओह, मुझे पता ही नहीं था कि तुम भी नाश्ता लाए हो। लेकिन आरती तो ये खीर भी खत्म नहीं कर पाई। तुम्हें रोज खाना लाने की जरूरत नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? मैंने उसके हाथ में पकड़े कटोरे को देखा और अचानक सब समझ में आ गया। बेहतर होगा अगर तुम नाश्ता लाना बंद कर दो। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ऐसी छोटी-मोटी बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। रोहित ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा और आरती के पीछे खड़ा हो गया। रुको, तुम सच में नाराज हो क्या? आरती ने अपनी किताब बंद की और सीधी बैठ गई। रोहित तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता है। इतनी छोटी बात पर इतना छोटा दिल मत दिखाओ। उसकी यह बात मेरे सीने पर मुक्के की तरह लगी। मेरे दिमाग में सवाल ही सवाल घूमने लगे और मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा और वही पुराना दर्द फिर सीने में उठने लगा। ठीक है, मैं ही छोटा दिल वाला हूं। सब मेरी ही गलती है। मेरे अचानक फट पड़ने से पूरी क्लास चुप हो गई। रोहित चुपचाप अपनी खीर पीते हुए होठ हिलाकर बोला, ये उसी ने पी थी, बहुत मीठी है। अर्जुन, आरती की आवाज तेज हो गई। मेरे ताने से वह साफ नाराज थी। अब मुझसे और सहा नहीं गया। मैंने आगे बढ़कर उसकी मेज से स्टीम्ड बन उठा लिए। तुम चिल्ला क्यों रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम आवाज ऊंची करोगी तो मैं पीछे हट जाऊंगा? आरती स्तब्ध रह गई। यह पहली बार था जब मैंने उससे इस तरह बात की थी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। गुस्सा मत हो, मैं खा लूंगी, ठीक है, मुझे बन दे दो। पहले की तरह नाश्ता लाते रहना। आरती ने पहले की तरह नरम आवाज में हाथ आगे बढ़ाए। मैंने उसके पार नजर डाली। रोहित मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। मैंने किसी की आंखों में वैसी नजर पहले कभी नहीं देखी थी। वो पहला इंसान था। उस दिन के बाद से रोहित मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने लगा। यह ऐसा था जैसे अचानक आए तूफान में मैं एक छोटी सी नाव बन गया हूं। तेज हवा और बारिश के बीच कहीं छिपने की जगह नहीं थी। साइंस में मैं काफी अच्छा था और क्लास में ऊपर रैंक करता था, लेकिन भाषा के विषय में मेरे नंबर बहुत खराब थे और टीचर अक्सर सबके सामने मुझे डांटते थे। जब भी मैं क्लास में किसी सवाल का जवाब देता, रोहित धीरे से बड़बड़ाता, ये भी नहीं पता कितना बेवकूफ है। उसके साथ बैठे लड़के हंसने लगते और उनकी हंसी पूरे कमरे में गूंजती। ग्रुप डिस्कशन के समय मैं मुश्किल से अपनी राय बताता, तभी रोहित आंखें घुमाकर कहता, मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती। फिर उसका पूरा ग्रुप मेरा मजाक उड़ाने लगता और मेरी हर बात को मजाक बना देता। शुरुआत में आरती कभी-कभी मेरे लिए बोलती थी, ऐसा मत करो, हम सब क्लासमेट हैं। लेकिन रोहित हर बार बात को मोड़ देता। मैं तो बस उसके भले के लिए कह रहा हूं, वह कहता और उसके बाद आरती चुप हो जाती, जैसे वह उसकी बात से सहमत हो। उन्हें साथ बैठकर हंसते बात करते देखना ऐसा लगता था जैसे मेरे सीने में सुइयां चुभ रही हों। आधा सेमेस्टर बीत गया। एलर्जी की वजह से मेरी आंखें सूजकर लाल हो गई थी और जल्द ही यह रोहित का अगला हथियार बन गया। स्कूल के बाद मैंने चश्मा पहन लिया और चुपचाप क्लास से निकलने की कोशिश की। तभी रोहित ने मेरी तरफ इशारा करके जोर से कहा, देखो, ये पूरा दिन डेस्क पर सिर रखकर पड़ा था, पक्का रो रो कर आंखें सूज गई हैं, इसलिए चश्मा पहन रखा है। फिर उसने झटके से मेरा चश्मा उतार लिया। देखा, मैंने कहा था ना। सबकी नजरें फिर मुझ पर टिक गईं।
एक और बार पूरी क्लास हंसी से गूंज उठी। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने पूरी ताकत से उन्हें गिरने से रोका। बस करो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम बहुत मजाकिया हो। रोहित ने कंधे उचकाए, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आराम से, ये तो बस मजाक है, इतना सेंसिटिव मत बनो। लेकिन मुझे पता था, ये जो उनके मजाक थे, वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं थे। मेरे अंदर अचानक गुस्से की एक तेज लहर उठी। मैंने मुट्ठी उठाई और सीधे रोहित के चेहरे पर मुक्का मार दिया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरे मुक्के से वह जमीन पर गिर पड़ा और उसके गाल पर लाल निशान पड़ गया। वह बेहद अपमानित दिख रहा था। मरना है क्या तुम्हें? रोहित ने मेज पकड़कर खुद को उठाया। मैंने अपनी उंगलियों पर लगे पाउडर को देखा और तिरस्कार से हंस पड़ा। अब समझ आया, तुम्हारी चमड़ी इतनी मोटी क्यों है? इतना फाउंडेशन जो लगाया है। मैं मुड़कर बाथरूम की तरफ जाने लगा ताकि हाथ धो सकूं, लेकिन आरती ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज ठंडी और आदेश देने वाली थी। माफी मांगो। मैं उससे माफी क्यों मांगू? तुमने उसे मारा है। उसकी आवाज में बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। वह तो बस मजाक कर रहा था और तुमने उसे मार दिया। माफी मांगो। मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर मत करो। मैं उस लड़की को देख रहा था जो अब रोहित का बचाव कर रही थी। मेरे सीने में एक अजीब सा अनजानपन भर गया। मैं नहीं मांगूंगा, मैं चिल्लाया। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, आरती ने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मार दिया। पूरी क्लास की नजरें हम पर टिक गईं। कमरे में ऐसा तनाव था कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मैंने अपने जलते हुए गाल को छुआ और हंस पड़ा। तो सच में बचपन का रिश्ता अचानक हुए आकर्षण से हार सकता है। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और क्लास से बाहर निकल गया। मेरे पीछे आरती की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। रोहित, तुम ठीक हो? चलो, तुम्हें नर्स के कमरे में ले चलते हैं। मेरा चेहरा अभी भी जल रहा था और सीने में भारी सा दर्द था। जब मैं स्कूल के गेट से बाहर निकला तो तेज बारिश हो रही थी। मैं छाता नहीं लाया था, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। सिर झुकाकर मैं सड़क पर चलता रहा, राह चलते लोगों की अजीब नजरों को अनदेखा करते हुए। पूरी तरह भीगकर मैं आखिर घर पहुंचा। लिविंग रूम की मेज पर हमारी दोनों फैमिलियों की एक फ्रेम की हुई फोटो रखी थी। यह फोटो हमने पिछले साल अम्यूजमेंट पार्क में खिंचवाई थी। मैं अपने कमरे में गया और अलमारी खोल दी। आरती ने जो भी कपड़े मुझे दिए थे, वे सब साफ सुथरे टंगे हुए थे। मैंने एक गत्ता बॉक्स उठाया और उससे जुड़ी हर चीज उसमें डालना शुरू कर दिया। मेरी बेडसाइड टेबल पर हमारी दोनों की एकमात्र फोटो रखी थी। मैंने तस्वीर में उसके मुस्कुराते चेहरे पर उंगलियां फेरी, फिर उसे भी बॉक्स में डाल दिया। टैप से बॉक्स बंद करने के बाद मैं उसे नीचे ले आया और कूड़ेदान के सामने रुक गया। धड़ाम! खाली डिब्बे के अंदर गिरते ही बॉक्स से खोखली आवाज आई। मैं और आरती अब कभी पहले जैसे नहीं हो सकते थे। कुछ मिनट बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे लगा शायद मेरे माता-पिता चाबी भूल गए होंगे, लेकिन जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने आरती खड़ी थी। उसके चेहरे पर ठंडा भाव था। अर्जुन, मैंने नीचे देखा। वह वही गत्ता बॉक्स पकड़े हुई थी जिसे मैं अभी फेंक कर आया था। उसने हमारी फोटो निकाली। तुमने इसे क्यों फेंक दिया? और ये सब, ये तो मेरे दिए हुए गिफ्ट थे। तुमने इन्हें क्यों फेंक दिया? मैं मुस्कुराया। मेरी चीजों के साथ मैं क्या करूं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? वह मुझे घूरती रही। फिर उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़े हल्के लाल निशान पर टिक गई। मैंने तुम्हें इतना जोर से भी नहीं मारा था। तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो गया? उसकी आवाज अचानक कांप गई और उसने हाथ बढ़ाया। मैंने सिर घुमाकर उसके स्पर्श से बच लिया। वह मेरी जिंदगी की इकलौती दोस्त थी। जब भी मुझे लगता था कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं सबसे पहले उसी के पास भागता था। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। उसने घबरा कर कहा, मैंने अपनी ताकत पर कंट्रोल नहीं किया। बस करो, बहुत हो गया। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। आज से हम बस एक ही बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसी हैं। आरती ने बॉक्स नीचे रखा और मेरा हाथ पकड़ लिया। क्यों अर्जुन? क्या इसलिए क्योंकि मैंने स्कूल में तुम्हें थप्पड़ मारा? इतने बच्चे मत बनो। तुम एक बड़े आदमी हो, इतनी छोटी बात पर इतना छोटा दिल मत दिखाओ। बच्चा? छोटा दिल? मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा। आरती,
इस पल से हमारे बीच सब खत्म। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मेरी गलती थी। सॉरी। ठीक है, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैंने धीरे धीरे उसकी उंगलियां अपने हाथ से अलग कर दी। अब कभी मुझे परेशान करने मत आना। उसके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर उलझन, और आखिर में एक कड़वी, व्यंग्य भरी मुस्कान। ठीक है, ठीक है, तुमने खुद कहा है। बाद में वापस मत आना। इतना कहकर वह मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई, जब तक सीढ़ियों से उसके कदमों की आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई। मैं वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। अगले दिन स्कूल में आरती और रोहित आधिकारिक रूप से एक कपल बन चुके थे। वे बड़े बड़े बैग भरकर कैंडी और दर्जनों कप बबल टी लेकर आए और हर क्लासमेट की मेज पर एक एक रख दिया। मैंने सोचा कि उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को कहूं, लेकिन फिर मुझे याद आया, अब इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना था। क्लास के सभी लोगों ने बिना कुछ कहे आपस में तय कर लिया कि इस खुले राज को टीचर्स से छिपाकर रखेंगे और इस नए कपल को कवर करेंगे। ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। जब रोहित पहली बार ट्रांसफर होकर आया था, तो अपने मिलनसार और खुले स्वभाव की वजह से वह जल्दी ही एक छोटे से ग्रुप में घुल मिल गया था। वो खुश मिजाज और अच्छा दिखने वाला था, खासकर लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय। एक बार उसने कहा था, मैं लड़का हूं, लेकिन अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो मेरे पास आना। लड़कियों के साथ घूमने में बुराई ही क्या है। लड़कियां साफ सुथरी होती है, पसीने की बदबू नहीं आती, और वे भावनात्मक रूप से तेज होती है, लोगों की अच्छाई को पहचान लेती है। बस कुछ लोग होते हैं जिनसे मेरी नहीं बनती। बहुत ज्यादा सेंसिटिव, जल्दी गुस्सा करने वाले, मजाक सहन नहीं कर पाते। वह साफ तौर पर उन्हीं क्लासमेट्स की बात कर रहा था जिनका वह मजाक उड़ाता था, जिनमें मैं भी शामिल था। उसके मजाक की वजह से कुछ छात्र उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन आरती, उसे कुछ समझ ही नहीं आया, बल्कि वह मुझे उससे और बात करने के लिए कहती थी। मैंने मना कर दिया। रोहित ने ये देखा और पास बैठी लड़कियों की तरफ कंधे उचकाते हुए बोला, ठीक है, ठीक है। शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था कि उनका स्वभाव खराब है। अब तो सच में मैंने उन्हें नाराज कर दिया। खैर, लगता है अब एक और ग्रुप मुझे नजरअंदाज करेगा। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। बस ऐसे ही उसने पूरी बात को उलट दिया। वह हमें परेशान करता था, लेकिन अब ऐसा दिखा रहा था जैसे हम ही उसे अलग कर रहे हो। उस दिन घर पहुंचकर मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया और अपने माता-पिता से उसकी शिकायत की। अर्जुन, हम समझते हैं, मेरे पिता ने कहा। हम भी ऐसे लोगों से मिल चुके हैं। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस अपने ऊपर ध्यान दो। और ऐसे लोगों से ज्यादा नजदीकी रखना भी ठीक नहीं। ठीक उसी समय आरती हमारे दरवाजे के बाहर खड़ी थी। हमारी बात सुनकर उसका चेहरा तुरंत कठोर हो गया। वह उन लोगों में से थी जो इस तरह की बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। अंकल, आंटी, अर्जुन, किसी के पीछे उसकी बुराई करना ठीक नहीं है। हम तीनों ने अजीब सी हंसी हंस दी। बाद में मुझे एहसास हुआ, किसी समय पर वह और रोहित पहले ही बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। रोहित गणित में ठीक था और आरती के बगल में बैठता था, इसलिए उसने खुद ही उसे पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वह इस विषय में बहुत कमजोर थी। पहले ये काम मैं करता था, लेकिन उसके ट्रांसफर होने के बाद, पहले ही क्विज के बाद, सब कुछ धीरे धीरे उसकी तरफ चला गया। रोहित को मेकअप और सेलिब्रिटी गॉसिप की भी अच्छी जानकारी थी, जिससे वह लड़कियों से जल्दी घुल मिल गया। उनमें से कई आरती की सबसे करीबी सहेलियां थीं और वे भी जल्दी ही उससे दोस्त बन गईं। आरती की उसके बारे में राय भी बदल गईं। पहले वे पहले दिन ही लोगों का मजाक उड़ाने वाला लड़का था, लेकिन अब वह खुश मिजाज और मददगार क्लासमेट बन गया था। आरती पहले उन लड़कों को पसंद नहीं करती थी जो बहुत चिपकते थे, लेकिन न जाने कैसे वह रोहित के साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई। क्लास में वह और रोहित चोरी छिपे नोट्स पास करते और जोर से हंसते जैसे बाकी लोग वहां हो ही नहीं। स्कूल के बाद वह रोहित की साइकिल के पीछे बैठ जाती और अपनी सहेलियों के साथ हंसते बात करते घर जाती। जब भी मैं उन्हें ऐसे देखता, मेरे दिल में कड़वाहट और दर्द भर जाता, लेकिन मैं खुद को समझाता रहता कि वे सिर्फ दोस्त हैं। मुझे लगता था
कि आरती मुझे पसंद करती है, लेकिन असल में मैं बस अपनी ही कल्पनाओं में जी रहा था। एक दिन रोहित ने घोषणा की, हम दोनों अब सही मायनों में रिलेशनशिप में हैं। उस समय आरती उसकी गोद में बैठी थी। फिर उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कुछ लोगों की तरह नहीं, जो बचपन के दोस्त का बहाना बनाकर लड़की से चिपके रहते हैं। फिर उसने और जोड़ा, और मुझे पता है कि कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते और टीचर्स के पास जाकर शिकायत करने का शौक रखते हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ क्लासमेट्स हमारी रिलेशनशिप की शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा करने से वे बस जलनखोर लगते हैं। मैंने बिना किसी भाव के उसे देखा। कुछ क्लासमेट्स मुस्कुराए और उन्हें बधाई दी। कुछ लोग मेरी प्रतिक्रिया देखने के लिए मेरी तरफ देखने लगे। क्लास के सभी लोग जानते थे कि मैं और आरती बचपन से साथ बड़े हुए थे। सब जानते थे कि मुझे वह पसंद थी। यहां तक कि स्कूल में कुछ लड़कियों ने मुझे प्रेम पत्र भी दिए थे। मैंने हरेक को बिना पढ़े कूड़ेदान में फेंक दिया था। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की थी, आरती, और पहले उसकी जिंदगी में भी सिर्फ एक ही लड़का था। मैं मेरे बगल में बैठा सहपाठी घबराकर मेरी तरफ देखने लगा, लेकिन मैंने सिर तक नहीं उठाया, बस अपने सवाल हल करता रहा। क्लास का माहौल बहुत भारी हो गया था। रोहित ने एक नाक से आवाज निकाली और आखिरकार मेरी तरफ से नजर हटा ली। उसके बाद आरती और रोहित और भी करीब हो गए। आरती ने अपने बालों की रबर निकाली और मजाक में रोहित की कलाई पर बांध दी, उसे आदेश देते हुए कि वह इसे कभी ना उतारे। क्लास के दौरान वे मेज के नीचे चिट्ठियां पास करते रहते और कभी-कभी आरती जोर से हंस पड़ती, जैसे आसपास कोई और मौजूद ही ना हो। लंच के समय रोहित हमेशा ध्यान रखता कि वह उसकी पसंदीदा डिश का एक अतिरिक्त हिस्सा ले आए। स्कूल के बाद आरती उसकी साइकिल के पीछे बैठती और उसकी कमर को कसकर पकड़ लेती। हमारे बीच 10 साल का साथ था, इसलिए शुरुआत में मुझे ये सब देखकर अजीब लगता था, लेकिन धीरे-धीरे मैं इसकी आदत डाल बैठा। जब मुझे लगा कि अब हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तभी एक दिन क्लास के बाद स्कूल गेट पर आरती ने मुझे रोक लिया। अर्जुन, उसकी आवाज धीमी थी और उसका चेहरा अजीब सा था, कुछ गुस्सा, कुछ खुशी, मैं समझ नहीं पाया। रोहित आज बीमार है, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मुझे तुरंत समझ नहीं आया कि इसका मुझसे क्या लेना देना है। तो आरती सीधे मुद्दे पर आ गई। क्या तुमने उसे फिर मारा? मैं एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर ठंडी हंसी हंस पड़ा। मैं उसे मारूं? मैं तो उसके साथ एक ही हवा में सांस लेना भी पसंद नहीं करता, और तुम्हें लगता है कि मैं उसे हाथ लगाऊंगा? मैं झगड़ा शुरू करने वाला इंसान नहीं था, खासकर रोहित जैसे इंसान से तो बिल्कुल नहीं। मैं उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। मेरे लिए तो यही काफी था कि वह मुझे अकेला छोड़ देता। मैं क्यों खुद जाकर उससे उलझता? लेकिन आरती की आंखों में शक भरा हुआ था। उसने मुझसे सवाल किया, कल रात वह मुझे घर छोड़कर गया था और कहा था कि सुबह मुझे लेने आएगा, लेकिन वो आया ही नहीं। मैं लगभग लेट हो गई थी। मैं जल्दी जल्दी स्कूल पहुंची और टीचर से पता चला कि उसने बीमार होने की छुट्टी ली है। कहा कि किसी ने उसे पीटा है। सच बताओ, क्या वो तुम थे? तुम पागल हो गई हो। अब मेरा उससे बहस करने का मन नहीं था। मैं उसके पास से निकलकर जाने लगा, लेकिन उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को पकड़ लेता है। अर्जुन, मुझे पता है कि तुम इस बात से नाराज हो कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, लेकिन यह हद से ज्यादा हो गया है। तुम भूल गए क्या? तुमने ही कहा था कि हमें अजनबियों की तरह रहना चाहिए। अगर तुम जल भी रहे हो, तो भी इसका मतलब यह नहीं कि वो अचानक रुक गई, थोड़ी झिझकी, फिर धीमी आवाज में बोली, अगर तुम बस माफी मांग लो, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम फिर से पहले की तरह हो सकते हैं। उसकी आवाज में बेचैनी थी, जैसे वह मेरे जवाब का इंतजार नहीं कर पा रही हो। अब मेरा सब्र टूट चुका था। क्या तुम सच में गंभीर हो? दिन के उजाले में ही सपने देख रही हो? मेरा हाथ छोड़ो, माफी मांगो। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। तुम दोनों को डेट करना है तो करो। अभी जाकर 10 बच्चे पैदा कर लो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी करो और खुशी-खुशी जियो। बस मुझे इसमें घसीटना बंद करो। आरती का चेहरा पीला पड़ गया।
वह स्तब्ध थी, लेकिन उसने मेरा हाथ अभी भी नहीं छोड़ा। मैं खुद को छुड़ाने ही वाला था कि किसी ने धीरे से आरती के हाथ को छुआ। अरे, तुम अपने क्लासमेट्स के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। मैंने आवाज की तरफ मुड़कर देखा। वो एक लड़की थी, हमारी उम्र की, जिसने ड्रेस पहनी हुई थी। अनाया नाम अपने आप मेरे मुंह से निकल गया। अनाया हमारे स्कूल की टॉपर रह चुकी थी, हमसे 1 साल सीनियर। मुझे वो इसलिए याद थी क्योंकि कभी अनगिनत लड़कों की क्रश हुआ करती थी। लेकिन वो यहां क्या कर रही थी? मेरे चेहरे पर उलझन देखकर अनाया ने मेरी तरफ देखा और शरारती अंदाज में आंख मारी। फिर बिना एक पल गवाए उसने अपना हाथ मेरे हाथ में डाल लिया। आरती का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। मौका देखकर मैंने उसका हाथ छुड़ाया और अनाया को साथ खींचते हुए वहां से भाग गया, बिना पीछे मुड़े। बुधवार का दिन था और पीई की क्लास चल रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही टीचर ने सीटी बजाई, मैं बाकी लड़कों के साथ लाइन में लगकर दौड़ने लगा। लड़के और लड़कियां अलग-अलग दौड़ रहे थे। लड़कियां पहले ही दौड़ पूरी करके पास में खड़ी इंतजार कर रही थीं। दौड़ के बीच में अचानक मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरे हाथ पैर ढीले और सुन्न पड़ गए। तभी मुझे समझ आया, मेरा ब्लड शुगर अचानक गिर गया था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा पैर लड़खड़ा गया और मैं ट्रैक पर अजीब तरीके से घुटनों के बल गिर पड़ा। चारों तरफ से हैरानी भरी आवाजें सुनाई देने लगी। तभी मुझे तेजी से आती हुई कदमों की आहट सुनाई दी और एक पतला सा हाथ मेरे बाजू को पकड़कर मुझे उठाने लगा। वह आरती थी। तुम्हारा ब्लड शुगर फिर गिर गया? क्या तुमने फिर नाश्ता नहीं किया? तुम इस हालत में दौड़ने के लायक नहीं हो। क्या तुम अपने शरीर की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? कहीं चोट तो नहीं लगी? चलो, मैं तुम्हें नर्स के पास ले चलती हूं। वह मेरे कान के पास लगातार बोलती जा रही थी। मैं पहले ही गिरने की वजह से चिढ़ा हुआ था और सबकी नजरें मुझ पर टिकी होने से और भी झुंझला गया। मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे मत छुओ, मैं खुद जल सकता हूं। वह झल्लाकर बोली, क्या अभी नखरे दिखाने का समय है? कम से कम एक बार अपनी सेहत की चिंता कर लो। मैं बस तुम्हें नर्स के कमरे तक छोड़ दूंगी और फिर चली जाऊंगी। ठीक है। मैं कड़वी हंसी हंस पड़ा। तुम समझती क्यों नहीं? लो ब्लड शुगर कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। कहीं बैठ जाऊंगा तो कुछ ही मिनट में ठीक हो जाएगा। क्या मैं मर रहा हूं कि तुम्हें मुझे नर्स के पास ले जाना पड़े? आरती ने जबड़ा भींच लिया। कुछ पल बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम इतने नाशुक्रे क्यों हो? मैंने उसे शांत नजर से देखा। अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है। आरती ने झटके से मेरा हाथ छोड़ दिया और बिना पीछे देखे गुस्से में चली गई। नर्स के कमरे में ज्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ एक लड़की खाट पर बैठी थी। वह फिर से अनाया थी। वह अब भी स्कूल में क्यों थी? क्या वह पहले ही कॉलेज नहीं जा चुकी थी? उसने मुझे देखा और चमकती मुस्कान के साथ बोली, अरे अर्जुन, क्या संयोग है तुम भी नर्स के कमरे में? मैंने कमजोर सा सिर हिलाया। तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। अनाया सच में घायल थी। मेरी तरह छोटी सी समस्या नहीं थी। उसकी चोट काफी गंभीर थी। उसका घुटना मोटी पट्टियों से बंधा हुआ था और उनसे खून रिस रहा था। सफेद पट्टी पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने मेरी नजर का पीछा किया, अपने पैर की तरफ देखा और हल्के से सिर खुजलाया। ओह, ये कोर्ट पर एक उबड़-खाबड़ जगह थी, जो मुझे दिखाई नहीं दी। बॉल खेलते समय गिर गई, कुछ खास नहीं, बस हल्की सी चोट है। तुम्हारा क्या हाल है? तुम ठीक हो? मुझे याद आया कि अनाया पहले स्कूल की गर्ल्स वॉलीबॉल टीम की कप्तान हुआ करती थी। वह पूरे शहर में भी काफी मशहूर थी। शायद इसी वजह से वह वापस आई थी, नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए। उसकी खून से भीगी पट्टी देखकर मेरी त्वचा सिहर गई। लेकिन मैं हैरान था कि वो कितनी मजबूत थी। वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं लग रही थी, बल्कि बिल्कुल उल्टा। अनजाने में ही अनाया के लिए मेरे मन में नरमी आ गई। मैंने कहा, मैं ठीक हूं, बस ब्लड शुगर कम हो गया था। तुम आराम करो। अनाया ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान अब भी उतनी ही चमकदार थी। अपनी चोट से बिल्कुल भी परेशान नहीं। उसकी चोट की वजह से उसे लंबे समय तक नर्स के कमरे में रहना पड़ा और धीरे-धीरे
हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा परिचित हो गए। अनाया स्वभाव से मिलनसार, गर्मजोशी भरी और आसानी से बात करने वाली थी। वह लोगों को सहज महसूस कराने में बहुत अच्छी थी। एक दिन वह खाट पर बैठी थोड़ी झिझक के साथ मेरी तरफ देखने लगी। अर्जुन, मुझे लगता है हमारी दोस्ती शायद एक कदम आगे बढ़ सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं चौंक गया और तुरंत हाथ हिलाकर मना कर दिया। मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं। अभी मैं किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन अनाया ने हार नहीं मानी। एक हफ्ते बाद वह फिर से चलने लगी। हर दिन लंबे ब्रेक के दौरान वह मुझे ढूंढने आ जाती। कभी वह कैंडी लाती, कभी मेरा पसंदीदा दूध। जब भी वह आती, मेरी सीट के पास खड़ी होकर लगातार बातें करती रहती। मेरे आसपास बैठे लड़के तुरंत उठकर अपनी कुर्सियां उसे दे देते। धीरे धीरे एक अफवाह फैल गई कि मशहूर ग्रेजुएट अनाया एक सीनियर के साथ डेट कर रही है। सबको लगा कि वो सीनियर मैं हूं। मैंने इनकार किया, लेकिन सब लोग बस वही नजर देने लगे, जैसे कह रहे हों, ठीक है, अगर मानना नहीं चाहते तो मत मानो, सबको पता तो है ही। मेरे पीछे बैठा लड़का आगे झुक गया, गपशप से भरा हुआ। अरे अर्जुन, एक बात पूछूं, क्या अनाया के सच में एप्स हैं? मैं पलक झपकाकर रह गया। मुझे कैसे पता होगा? फिर भी मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। अरे यार, ऐसे वक्त पर हमसे छुपाओ मत, हम तो बस जिज्ञासु हैं। तुम्हें पता है 3 साल के दौरान कितने लड़कों ने उसे प्रपोज किया था? उसने किसी को भी हाँ नहीं कहा। अर्जुन, बताना, चलो यार, सच बता। यहां तक कि मेरे बगल में बैठा लड़का भी कोहनी मारकर बोला। एक सीनियर लड़की जो उसके साथ ग्रेजुएट हुई थी, कहती है कि उसके एप्स हैं और तुम तो उसके इकलौते बॉयफ्रेंड हो। तुमने जरूर देखे होंगे, है ना? बताओ ना, क्या वो सच में इतने शानदार हैं? कैसा लगता है? मैंने थोड़ा सोचा, क्या उसके सच में एप्स थे? अगर मैं अपनी याददाश्त टटोलूं, तो शायद मैंने सच में उन्हें देखा था। मैं गहरी सोच में पड़ गया और बुदबुदाया, शायद, हाँ, वह पतली है, लेकिन बहुत एथलेटिक है। आहा! मेरे पीछे बैठा लड़का चिल्ला उठा, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता। भाई, तुम लोग कितनी दूर तक पहुंच गए? अरे चुप! मैंने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। मैंने बस 1-2 बार देखा है। बस ऐसा मत दिखाओ, जैसे हमने कुछ किया हो। तभी अचानक क्लासरूम में एक तेज आवाज गूंज उठी। हम सबने मुड़कर देखा। वो आरती थी। उसका कप हाथ से गिरकर टूट गया था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, जैसे उसे समझने में थोड़ा समय लग गया हो कि क्या हुआ। फिर वो धीरे धीरे झुककर टूटे हुए टुकड़े उठाने लगी। जैसे ही वे कांच के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी, रोहित अचानक चिल्लाया, आरती, तुम्हारा हाथ। मैंने देखा, उसकी उंगली कट गई थी। चमकता हुआ लाल खून उसकी उंगली से टपक रहा था। वह अपने हाथ को देख रही थी, जैसे कहीं खो गई हो। मेरे पास टिश्यू है। आरती, इधर आओ, मैं बांध देता हूं। रोहित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरती ने झटके से अपना हाथ खींच लिया और फिर सबके सामने वह सीधे मेरी तरफ चलकर आई। कट गहरा था, लेकिन जैसे उसे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। उसके हाथ से टपकता खून जमीन पर छोटे छोटे निशान छोड़ता हुआ मेरी मेज तक आया। वह मेरे सामने रुक गई। उसने मेरी तरफ देखा और धीमे से कहा, मैं घायल हो गई हूं। अर्जुन, क्या तुम्हारे पास बैंड एड है? मैंने उसे चुपचाप देखा। उसे पता था कि मैं हमेशा अपने साथ बैंड एड रखता हूं, क्योंकि ये आदत उसी की वजह से पड़ी थी। जब हम बच्चे थे, आरती बहुत शरारती थी। उसे पेड़ों पर चढ़ना, फल तोड़ना और नदी में जाकर केकड़े पकड़ना बहुत पसंद था। इस वजह से उसे अक्सर चोट लग जाती या टखना मुड़ जाता। मिडिल स्कूल में एक लड़की, जिसे मुझ पर क्रश था, मेरे इनकार से गुस्सा हो गई। उसने अपने बड़े भाई को भेजा और स्कूल के बाद मुझे गली में घेर लिया। तभी आरती 2 मीटर लंबी लकड़ी लेकर दौड़ती हुई आई और उन्हें इतना पीटा कि उसके बाद किसी ने भी मुझे छेड़ने की हिम्मत नहीं की। एक और बार उसी लड़की ने अपनी कुछ सहेलियों को आरती के पीछे लगा दिया। स्कूल के बाद उन्होंने उसे कॉरिडोर में धक्का दे दिया। उस हिस्से में पूरे कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां थी।
आरती को इसकी उम्मीद नहीं थी। वो सीधे कांच से टकराई और टूटे हुए शीशों के बीच जमीन पर गिर पड़ी। सौभाग्य से वो पहली मंजिल थी। उसे कोई बड़ी चोट नहीं लगी, लेकिन उसके दोनों हाथों पर कई पतले-पतले खून से भरे कट लग गए थे। जब मैंने उसे पाया, तब तक उसकी यूनिफॉर्म खून से भीग चुकी थी। वह बहुत दर्द में थी। उसका चेहरा दर्द से सिकुड़ गया था, लेकिन फिर भी उसने दांत भींचकर मुझसे कहा कि वो ठीक है। उसे दर्द नहीं हो रहा। मैं इतना रोया कि मेरी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया, लेकिन मैं बस वहीं खड़ा रह गया, बेबस होकर देखता रहा कि कैसे खून उसकी बाजुओं से बहता जा रहा था। उसी दिन से मैंने हमेशा अपने साथ बैंड एड रखना शुरू कर दिया। उस घटना के बाद से चाहे कोई भी मुझे परेशान करता, मैं खुद ही उसका सामना करता था। मैंने फिर कभी आरती को नहीं बताया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वह मेरी वजह से फिर से घायल ना हो जाए। वह भी एक लड़की थी। मैं हमेशा उससे अपनी रक्षा करने की उम्मीद कैसे कर सकता था? लेकिन वह आदत आज तक मेरे साथ बनी रही। आरती कभी-कभी मुझे इस बात के लिए चिढ़ाती थी कि मैं ज्यादा सोचता हूं। लेकिन जब मैं उसकी आंखों में मुस्कान देखता था, तो समझ जाता था कि उसे ये सच में अच्छा लगता है। यह सब तब तक था, जब तक रोहित हमारी जिंदगी में नहीं आया। एक दिन उसने मेरे बैग से गिरा हुआ हेलो किटी वाला बैंड एड देख लिया। उसने आरती से कहा, तुम अब बड़े आदमी हो गए हो और हेलो किटी वाले बैंड एड इस्तेमाल करते हो। किस तरह का लड़का ऐसी चीजें पसंद करता है जो सिर्फ लड़कियों को पसंद होती है? आरती बस मुस्कुराई और सिर हिला दिया। मैं अपनी यादों से बाहर आया और आरती की तरफ देखा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं डॉक्टर नहीं हूं। अगर तुम्हें चोट लगी है, तो नर्स के कमरे में जाओ। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, पैर में नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उठाकर ले जाने की जरूरत है। और वैसे भी, अब तुम्हारे साथ कोई और है ना? आरती को इस बात पर हैरानी नहीं हुई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने हल्की सी खुद पर हंसने वाली मुस्कान दी। ठीक है। उसकी आंखों की चमक तुरंत बुझ गई। स्कूल के बाद रोहित ने मुझे क्लासरूम के पीछे रोक लिया। हमें बात करनी है। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह पूरी तरह गंभीर दिख रहा था। सच कहूं तो अब मैं सच में परेशान होने लगा था। ये लोग बार बार मेरे पास क्यों आ रहे थे? मैं तो बस अपनी जिंदगी में लगा हुआ था। क्या ये अच्छी बात नहीं है? वे दोनों रिश्ते में हैं। मैं बस अपनी जिंदगी जी रहा हूं। हमारा तो रास्ता भी नहीं टकराना चाहिए। तो फिर आज एक मुझे सवाल करने आ रही है और कल दूसरा मुझसे बात करना चाहता है। क्यों? रोहित मुझे ध्यान से घूरता रहा। फिर आखिर बोला, मुझे सच में समझ नहीं आता। तुम तो बस एक पढ़ाकू हो, जिसे पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं आता। फिर भी वह तुम्हारी इतनी परवाह क्यों करती है? मुझे लगभग हंसी आ गई। घुमा फिराकर बात मत करो। जो कहना है सीधे कहो। उसका चेहरा एक पल के लिए अंधेरा पड़ गया और उसकी आंखों में झुंझलाहट भर गई। तुम खुद से बहुत खुश हो रहे हो, है ना? आरती भले ही अब मेरे साथ है, लेकिन उसका दिल अभी भी तुम्हारे पास है। उसने तुम्हें दूसरी लड़की के साथ देखा और पूरी तरह पागल हो गई। कई दिनों से उसने मुझसे ठीक से बात तक नहीं की। मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम जैसे बेखबर इंसान में ऐसा क्या है? उसने बस गुस्से में तुम्हें एक थप्पड़ मारा और तुमने उससे रिश्ता ही तोड़ लिया। तुम बस इसलिए नाराज हो क्योंकि उसने तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा किया, है ना? तुम्हारा नाजुक अहंकार आहत हो गया और तुम इतने सालों की दोस्ती फेंकने को तैयार हो गए। तुम सच में स्वार्थी और छोटे दिल वाले इंसान का सबसे अच्छा उदाहरण हो। रोहित ये सब ऐसे कह रहा था जैसे उसे सच में आरती के लिए गुस्सा आ रहा हो। मैं चुपचाप उसकी सारी बातें सुनता रहा। जब वह खत्म हुआ तो मैंने कहा, तुम्हें मुझे परखने की जरूरत नहीं है। मैं उससे फिर से दोस्ती नहीं करने वाला। वो थोड़ा सख्त हो गया। मैं हल्का सा हंसा और आगे कहा, अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर किसी दूसरे लड़के की भावनाएं जांचने आना थोड़ा अजीब नहीं लगता। लेकिन चिंता मत करो, अब से मैं उसे एक अजनबी की तरह ही मानूंगा। मैं अर्जुन हूं, जो चीज मैं फेंक देता हूं, उसे वापस नहीं उठाता। आरती से भी यही कह देना, मुझसे दूर ही रहे। रोहित के चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया, कुछ शर्मिंदगी, कुछ गुस्सा और कुछ उलझन। जब मैं वहां से जाने लगा तो पीछे से उसकी आवाज आई, अर्जुन,
सिर्फ उस एक थप्पड़ की वजह से। मैंने बिना मुड़े जवाब दिया, हाँ, सिर्फ उसी की वजह से। उस रात मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। ज्यादा सोचे बिना मैंने कॉल उठा लिया। अर्जुन, वो आरती थी। शायद उसने नया सिम कार्ड लिया था। क्या तुम अब शांत हो गए? मैंने बोलते ही कॉल काटने का इरादा कर लिया। रुको, प्लीज मेरी बात सुनो। आरती ने मुझे रोकने के लिए जल्दी से कहा। मैं चुप हो गया। मैंने वह डायरी पढ़ ली। कुछ देर बाद उसकी भारी आवाज फोन से सुनाई दी। एक पल के लिए मेरा दिमाग खाली हो गया। वह उसी डायरी की बात कर रही थी जो मैंने लिखी थी। मेरे पास सिर्फ एक ही डायरी थी, वही जो आरती ने मुझे 10 साल की उम्र में दी थी। मैंने उसे खजाने की तरह संभाल कर रखा था। और तभी से मुझे डायरी लिखने की आदत पड़ गई थी। मैं कई सालों तक उसमें लिखता रहा। उस डायरी में उसके लिए मेरी सारी भावनाएं दर्ज थी। मैंने आरती के साथ बिताया हर छोटा सा पल लिखा था, हर वह क्षण जब मुझे वो पसंद आई। मैंने तो ये तक सोचा था कि एक दिन जब हमारी शादी होगी तो मैं वही डायरी उसे दे दूंगा। वह मेरी लंबी प्रेम स्वीकृति होगी। आरती की आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ ली। मुझे कभी पता ही नहीं था कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो। मुझे माफ करना, मैंने इतने साल तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज किया। सच कहूं तो जिस पल मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, उसी पल मुझे पछतावा हो गया था। मैं इन सब सालों में मैंने तुम्हें कभी सिर्फ छोटे भाई की तरह नहीं देखा। आरती, मैंने उसे बीच में रोक दिया। मुझे पता है तुमने वह डायरी उठा ली थी, लेकिन इतने दिनों बाद तुमने अब जाकर उसे पढ़ा। फोन के दूसरी तरफ अचानक पूरी खामोशी छा गई। मैं हल्का सा हंस पड़ा। तुमने पहले कभी मुझसे इन बातों के बारे में पूछा भी नहीं, है ना? क्योंकि तुम्हें पहले कभी परवाह ही नहीं थी। मैं उसकी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी। लेकिन अब जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं किसी और को डेट कर रहा हूं, तुम्हें अचानक डर लगने लगा कि तुम्हारी जगह कोई और ले रहा है। इसलिए आज इतने महीनों बाद अचानक तुम्हें वह पुरानी डायरी खोलने का ख्याल आया, है ना? अर्जुन, ऐसा नहीं है। मैंने उसे समझाने का मौका नहीं दिया। मैं शांत आवाज में बोला, आरती, तुम्हें समझना चाहिए, देर से मांगी गई माफी और देर से किया गया इजहार अतीत को नहीं बदल सकते। तुम जो अभी कर रही हो, उससे तुम बस सस्ती लग रही हो। वह डायरी अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। चाहो तो उसे फेंक दो। मुझे दोबारा फोन मत करना और मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। तुम बहुत परेशान करती हो। मैंने कॉल काट दी। मेरा जन्मदिन एक हफ्ते बाद था। मेरे माता पिता ने पार्टी की योजना बनाई और कहा कि मैं अपने क्लासमेट्स को बुला लूं। पहले तो मेरा मन नहीं था कि मैं आरती और बाकी लोगों को बुलाऊं, लेकिन चूंकि हाल ही में वे सब ठीक व्यवहार कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा सबके साथ बराबरी का व्यवहार करूंगा और सबको निमंत्रण दे दिया। अनाया ने तो बेशर्मी से खुद भी एक निमंत्रण मांग लिया। जन्मदिन वाली शाम मैंने अच्छे कपड़े पहने। आरती भी आई। उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था और रोहित सफेद सूट पहनकर उसका हाथ पकड़े खड़ा था। मुझे देखते ही उसने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया और फिर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे उससे चिपक गया हो। आरती का चेहरा बिल्कुल भावहीन था। मैंने उनसे कोई अभिवादन नहीं किया। मैं सीधे बड़े लोगों के पास चला गया। पार्टी खुशहाल थी, लेकिन थोड़ी थकाने वाली भी। कुछ देर बाद मैं अकेले छत पर चला गया ताकि रात की हवा में थोड़ा सुकून मिल सके। तभी मुझे पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। चाहे मैं मानना न चाहूं, मैं उन कदमों को तुरंत पहचान गया। हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते थे। वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसकी आवाज भारी थी। क्या हम बात कर सकते हैं अर्जुन? मैंने मुड़कर देखा। आरती की आंखें लाल और सूजी हुई थी। बिल्कुल, मैंने बिना भाव के कहा। लेकिन अगर हो सके तो यह आखिरी बार हो। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने कड़वी हंसी हंसी। क्या सच में हमारे बीच सब कुछ ऐसा ही रहना चाहिए? अर्जुन, अब चाहे मैं कुछ भी कहूं, तुम मुझे माफ नहीं करोगे, है ना? मैंने नजरें फेर ली। मुझे सच में समझ नहीं आता। क्या तुम्हें हमेशा से मैं पसंद नहीं थी? तुम जानते हो, मुझे भी तुम पसंद थे। हम बस एक कदम दूर थे एक दूसरे से इजहार करने से। फिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? आखिरकार उसने पहली बार जोर से स्वीकार किया कि वह भी मुझे पसंद करती थी। लेकिन यह सब ऐसे हालात में कहा गया
सिर्फ उस एक थप्पड़ की वजह से। जैसे पहली बार उसने यह सवाल पूछा था, मैंने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ उसी एक थप्पड़ की वजह से। मैंने उस दिन सब सुन लिया था। आरती ने मुझे थप्पड़ सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई। उससे एक दिन पहले स्कूल से घर लौटते समय मैंने रोहित को आरती को साइकिल पर छोड़ते हुए देखा था। लेकिन आधे रास्ते में वे अचानक उस सड़क से मुड़ गए जो हमारे मोहल्ले की तरफ जाती थी। मुझे बेचैनी हुई और मैं उनके पीछे पीछे चला गया। आरती और उसकी कुछ सहेलियां रोहित को एक हॉट पॉट रेस्टोरेंट में ले गईं। खाना खाते हुए वे आपस में बातें कर रही थी। वो तो तुम्हारे साथ बचपन से है। वाह, इसे ही तो बचपन का प्यार कहते हैं। तो क्या वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं? बिल्कुल करता है। क्लास में वो सिर्फ आरती से बात करता है, किसी और लड़की से नहीं। 9 साल से तुम्हारे पीछे घूम रहा है। आरती, फिर भी तुमने अभी तक हाँ नहीं कहा। तुम्हें वो पसंद नहीं। मेरा दिल कस गया। आरती हल्का सा हंसी और लापरवाही से बोली, मतलब मुझे वो पसंद तो है, लेकिन मैं सच में उसके साथ रिलेशनशिप में आने में दिलचस्पी नहीं रखती। वो बहुत नीरस है, बहुत बोरिंग। उसके बाद वहां शोर मच गया। वाह, कितनी बेरहम बात। लड़की, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुम उसे ऐसे ही घुमाती रहोगी तो वो तुम्हें पसंद करना बंद कर देगा? कभी नहीं। ऐसे लड़के एक बार किसी को पसंद कर लें तो पूरी तरह चिपक जाते हैं। उन्हें छुड़ाना भी मुश्किल होता है। तभी रोहित हंसते हुए बोला, बिल्कुल, मुझे ऐसे लड़के अच्छी तरह समझ आते हैं। एक बार उन्हें कुछ पसंद आ जाए तो वे कभी नहीं छोड़ते और हमेशा किसी पर निर्भर रहने के लिए ढूंढते रहते हैं। मैं शर्त लगाता हूं, आरती उसके साथ जैसा भी व्यवहार करे, बस थोड़ा सा भी अच्छा व्यवहार दिखा दे तो वो उसे हमेशा पसंद करता रहेगा। देखो, भले ही अभी मैं आरती के इतना करीब हूं, वो अब भी हमें कुत्ते के बच्चे जैसी आंखों से देखता रहता है ना? मैं तो कहूंगा, अगर आरती उसे सबके सामने थप्पड़ भी मार दे और बाद में माफी मांग ले तो भी वो उसे माफ कर देगा। सच में, इतना बेवकूफ? अगर वो इतना समर्पित है, आरती, क्यों ना तुम आजमा कर देखो। सबके सामने उसे थप्पड़ मारो। शर्त लगाता हूं, वो फिर भी वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। मैंने अपनी सांस रोक ली। शोर से भरे उस रेस्टोरेंट में आरती की आवाज साफ सुनाई दी। ठीक है, चलो आजमाते हैं। अब आरती कांप रही थी। उसके हाथ हल्के हल्के हिल रहे थे। ऐसा नहीं है। अर्जुन, मेरी बात सुनो। मैंने वो बात सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कही थी। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं इनकार मत करो। मैंने शांत आवाज में कहा, यह बहुत घटिया लगता है। आरती, तुम ही तो हमेशा कहती थी, किसी की पीठ पीछे बातें करना गलत होता है। जरा खुद को देखो, तुम उनसे बेहतर कैसे हो? आरती का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मैंने लंबी सांस ली। अजीब बात थी। उस समय मैं बहुत गुस्से में था, बहुत टूट गया था। लेकिन अब मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था, जैसे मैं किसी और की कहानी देख रहा हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मुझे यह भी पता है कि तुम डगमगा गई थी, है ना? एक पल ऐसा आया था जब तुम्हें रोहित भी बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा कि तुम उसे प्रभावित करना चाहती थी। यह सामान्य बात है। आरती, तुम मुझे इसलिए पसंद करती थी क्योंकि हम साथ बड़े हुए थे, क्योंकि मैं दिखने में ठीक हूं और मैंने तुम्हें पूरे दिल से प्यार किया, इसलिए तुम्हारे मन में मेरे लिए भावनाएं थीं। लेकिन अंत में हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। तुम्हें लगता है कि मैं अच्छा दिखता हूं, लेकिन इससे ये नहीं बदलता कि तुम्हें मैं बोरिंग लगता हूं। तुम्हें लगता है कि मैं शांत हूं, कम बोलता हूं, रोहित की तरह आत्मविश्वासी और प्रभावशाली नहीं। इसलिए आखिरकार तुम उसी जैसे किसी इंसान की तरफ खिंच जाओगी। और अगर वो रोहित नहीं होता तो कोई और होता, कोई और मीठा बोलने वाला आकर्षक लड़का जो मुझसे अलग हो, लेकिन उतना ही आकर्षक। लेकिन जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था वो था मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना। मैं ठंडी हंसी हंसा। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? तुम अपने आप को समझती क्या हो आरती? जिस इंसान को तुम बस कुछ महीनों से जानती हो, उसके लिए तुमने मुझे थप्पड़ मारा। आरती का चेहरा पूरी तरह खाली हो गया। उसकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी।
क्योंकि मैंने उसके अंदर छिपी सबसे स्वार्थी सच्चाई को उजागर कर दिया था और वह खुद भी यह जानती थी। अब उसमें बहस करने की ताकत नहीं बची थी। मैं उसे स्थिर नजर से देखता रहा। आखिर में वह वहीं खड़ी रह गई, जैसे खो गई हो। उसकी आंख से एक आंसू धीरे से नीचे गिरा। अर्जुन, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया, मैंने बिना एक पल रुके जवाब दिया। क्या? आरती के होठों का रंग उड़ गया। वह मुझे खाली नजरों से देखती रह गई। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सच कहा, मुझे तुम पसंद थी, बहुत लंबे समय तक पसंद थी, क्योंकि बचपन में तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। वह स्नेह मेरे मन में एक खूबसूरत कल्पना बन गया था। उसे तुम्हारे जवाब की जरूरत नहीं थी। वह सिर्फ मेरे अंदर रहकर भी जिंदा रह सकता था। लेकिन कुछ समय पहले मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह नींद में बोल रही हो। मैंने बिना भाव के कहा, क्योंकि अब भी जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मेरा चेहरा जलने लगता है। यह सुनते ही आरती के चेहरे से आखिरी रंग भी उड़ गया। बाद में आरती ने रोहित से ब्रेकअप कर लिया। मुझे कारण नहीं पता। हालांकि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बस कुछ ही महीनों दूर थे। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद रोहित ने क्लास बदलने के लिए आवेदन कर दिया। दूसरी तरफ आरती बिल्कुल बदल गई थी। उसने अपनी पुरानी सहेलियों के साथ घूमना बंद कर दिया और हर जगह मेरे पीछे आने लगी। वह फिर से मेरे लिए नाश्ता लाने लगी। लंच के समय वह जल्दी जल्दी कैफेटेरिया जाकर मेरे लिए जगह बचाकर रखती और खाना ले आती। स्कूल के बाद वह चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलती और कहती कि वह मेरे साथ घर जाना चाहती है। ऐसा लग रहा था जैसे हम फिर से एलिमेंट्री स्कूल के दिनों में लौट आए हों। नहीं, अब तो वो मेरे साथ पहले से भी बेहतर व्यवहार कर रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है, तो उसने बस सिर हिलाया और उदास आंखों से मुझे देखती रही। आखिरकार उसने कहा कि वो बस मुझसे अपनी गलती की भरपाई करना चाहती है। वह मेरी देखभाल करना चाहती है। सच कहूं तो मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहा था। कोई भी उसे समझा नहीं पा रहा था। ये सब बहुत थकाने वाला था। ठीक उसी समय मेरे माता-पिता की कंपनी ने उन्हें विदेश में एक असाइनमेंट देने की योजना बनाई और संयोग से वह जगह मेरी माँ का ही शहर था। हमने तय किया कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होते ही हमारा पूरा परिवार वहां शिफ्ट हो जाएगा। मैंने यह बात पहले किसी को नहीं बताई। एक वीकेंड पर मैंने बस कुछ करीबी क्लासमेट्स को अलविदा का संदेश भेज दिया। आरती को सबसे आखिर में पता चला। मुझे नहीं पता उसे कैसे पता चला। वो कई बार मेरे पीछे पीछे आई और पूछती रही, जब तुम शिफ्ट हो जाओगे तब तुम वापस नहीं आओगे, है ना? मैंने उसे अनदेखा कर दिया। एग्जाम से पहले के आखिरी दिनों में हम सब घर पर पढ़ाई कर रहे थे। एग्जाम वाले दिन आरती के एग्जाम रूम के एक छात्र ने बताया कि उसने अपनी पूरी आंसर शीट पर मेरा नाम लिख दिया था। उसकी वजह से वो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाई और उसे अगले साल फिर से एग्जाम देने के बारे में सोचना पड़ा। जिस दिन मुझे अपना एडमिशन लेटर मिला, उसी दिन मैं और मेरे माता-पिता सामान पैक करके निकल पड़े। आरती हमारी कार के पीछे बहुत देर तक दौड़ती रही। मैं आगे वाली सीट पर बैठा चुपचाप रियरव्यू मिरर में देख रहा था। मैंने उसे पूरी ताकत से दौड़ते देखा, जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। मैंने उसे बेकाबू होकर रोते देखा। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। अर्जुन, मत जाओ। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्जुन, रोहित उसके पास खड़ा था और उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। हवा बहुत तेज थी। उसकी आखिरी पुकारें हवा में उड़कर खो गईं। आखिर में वह लड़की जो 10 साल तक मेरे साथ रही थी, गिर गई, फिर कांपते हुए उठ खड़ी हुई और दूर होती चली गई। छोटी और छोटी, जब तक वह बस एक धुंधला सा काला बिंदु बनकर रह गई और फिर गायब। बाद में मुझे पुराने क्लासमेट्स से आरती के बारे में कुछ-कुछ बातें सुनने को मिली। किसी ने कहा कि साल दोहराते समय वह पूरी तरह टूट चुकी थी। हर दिन बेजान सी रहती थी। किसी ने कहा कि वह भटक गई थी, लापरवाह हो गई थी और बार-बार नए दोस्त बदलती रहती थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह पूरी तरह बदल गई थी। उसने खुद को पढ़ाई में डुबो दिया और एक खास यूनिवर्सिटी में जाने का लक्ष्य बना लिया। मैंने इन बातों पर और ध्यान नहीं दिया। अनाया और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में गए।
और स्वाभाविक रूप से हम दोनों साथ आ गए। पहले कुछ सालों तक हर जन्मदिन पर मुझे एक पैकेज मिलता था। भेजने वाले का नाम कभी नहीं होता था, लेकिन रिटर्न एड्रेस मैं तुरंत पहचान जाता था। मैं हर पैकेज स्वीकार करता था, फिर उसी शिपिंग स्लिप के साथ कुरियर से उसे कैश ऑन डिलीवरी में वापस भेज देता था। मेरे तीसरे साल में जाकर मैंने आखिरकार अनाया से अपने दिल की बात कह दी। उसके जोर देने पर हमने अपने रिश्ते को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया और तब से हर साल आने वाला वो अनजान गिफ्ट आना बंद हो गया। अब यही ठीक है। ये सब बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। यह अंत है और मेरी नई जिंदगी की शुरुआत।